नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन। ये आज असली जो मैकेनिक्स है हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। तो मोशन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इफ एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to surrounding, then we will say the object is in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन हम उसको कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। जैसे कि ये पेन, अब आप बैठे हो, आप स्टेशनरी हो। अब अगर मैं इस पेन को इधर उधर हिलाता हूँ तो ये पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इस पेन के लिए जितने भी अनदर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, मैं हूँ, ये सब क्या है, इसके लिए सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग अगर अपनी जगह पर एक जगह पर है और उसके रिस्पेक्ट में ये जो मार्कर है ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, तब हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। इसलिए हम बोलते हैं एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज and vector quantities। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है which have only magnitude। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्वांटिटी हमारी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये वाली क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे कि डिस्टेंस। अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 5 किलोमीटर मैं इधर भी जा सकता हूँ, 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता हूँ, 5 किलोमीटर पीछे भी, 5 किलोमीटर आगे भी। तो मेरे पास बस मैग्नीट्यूड है, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाइए, 5 किलोमीटर साउथ में जाइए, 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी हमारे पास डायरेक्शन होती है, अगर डायरेक्शन हमको गिवन है तब हम उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर और एक तीसरी क्वांटिटी हमारे पास होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी हमारे पास इन दोनों से जो है बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम, उसके पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती हैं, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, ये हमने एक जो है बलून लिया और उसके अंदर हमने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद अगर हम यहाँ पे पिन इसको चुभाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पानी बाहर निकलने लगेगा, तो हम बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन ये है पानी की। अगर हम यहाँ पे पिन लगाएं, ठीक है, इसमें होल करें छोटा सा, तो पानी यहाँ से निकलने लगेगा। अगर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ से निकलने लगेगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी होती है हमारे पास, ये होती है हमारी टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करती हैं और उनको लिखने का तरीका होता है ए डॉट बी, इनको डॉट प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं। वेक्टर ए डॉट बी कॉस थीटा। प्रूफ आपको जो है इसका जो प्रूफ आपको नहीं करना है, एग्जाम में आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, बस पूछ लेगा
और जो वेक्टर क्वांटिटी हैं वो होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी साइन थीटा। इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अगर ये जो है सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में मतलब कि अगर वेक्टर ए और बी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। अगर एंगल कर दूं मैं 90 डिग्री, ठीक है, तो cos 90 क्या होता है, 0। तो ये मान लीजिए हमारे पास आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। अगर मैं आई डॉट जे लूँ तो वो मिलेगा मुझको 0। इसी तरह से जे के लूँ तो 0, और उसी तरह से के और आई ले तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं आई लूँ, आई लूँ, अब एंगल कितना है, ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये क्या बताती है हमको, डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है और एक ही लाइन पर है। अब दोनों के दोनों वेक्टर जब एक ही लाइन पर हैं तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच, 0। सो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। इसलिए हमारे पास आई डॉट आई कितने मिलेगा, 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के कितना मिलेगा, 1। ये स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो आपको सीधा याद करना है। स्केलर में क्या होगा, आई डॉट जे 0 के बराबर, आई डॉट आई 1 के बराबर। उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी में आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के। आई जे के, आई जे कितना एंगल दोनों के बीच, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, 1। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इनका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि बराबर होगा वेक्टर सी के। मतलब कि इसमें हमारे पास जो है राइट हैंड कर्ल रूल लगाते हैं हम। अगर ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, और ये वाला वेक्टर अगर रोटेट कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, कोई चीज रोटेट कर रही है इधर की तरफ, तो ये वाला जो अंगूठा है, ये वाला हमको क्या देता है, उसकी डायरेक्शन देता है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो आई जे हमको क्या देता है, जे के हमको क्या देता है, आई, और के आई हमको क्या देगा, जे। तो ये तो हमारे पास थी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है हमारा टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन तो वैसे बोलेगा ही नहीं। टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जो डिस्टेंस है, या तो 0 होगा और या फिर पॉजिटिव। इट मे बी 0 और इट मे बी पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से चलता हुआ इधर इधर उधर यहाँ पे आ जाए, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, जितना इसकी ये वाली लेंथ होगी। ये क्या होगा, इसका
डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कम से कम जो दूरी हो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में हमको जो है डायरेक्शन का जो है रोल होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा से अपनी जो है इनिशियल पोजीशन पर आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? जीरो। अगर यहाँ पे ना आके वो यहाँ पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नेगेटिव। अगर ये x है तो, या फिर मान लीजिए ये 1 है, ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो कितना हो गया? -1। ये डिस्प्लेसमेंट। और पॉजिटिव अगर यहाँ पे होता तो ये वाला हो जाता पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा जो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस जीरो या फिर पॉजिटिव। अब नेक्स्ट लेते हैं हम स्पीड। ठीक है, स्पीड का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? स्पीड। उसी तरह से हमारे पास होती है वेलोसिटी। ये मैं ग्रुप में एक बार भेज चुका हूँ। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक आता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पॉइंट पर या फिर किसी एक सेकंड पर, किसी भी सेकंड पर, किसी एक सेकंड पर या फिर किसी भी सेकंड पर, जो किसी भी टाइम पर, सेकंड देखो टाइम को मेजर करने की यूनिट क्या है? सेकंड। तो किसी सेकंड पर ही होगा ना, इसलिए तो किसी इंस्टेंट ऑफ सेकंड और टाइम पर या फिर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो हमारी स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर उनको ग्राफिकली बताएं तो ये जो है स्पीड, ये है टाइम। अब किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जब हम क्या निकाले? इसकी स्पीड निकाले, या फिर किसी भी टाइम पर, देखो ये इस टाइम पर और इस स्पीड पर, इस टाइम पर, और ये वाला डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस है, और उसको डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। इस वाले पॉइंट पर यानी कि इस वाले डिस्टेंस पर या फिर इस वाले टाइम पर जो इसकी स्पीड है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, तत्कालीन करके बोलते हैं, कुछ पता नहीं मेरे को हिंदी में। ये वाली स्पीड है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको जो लिखने का तरीका होता है हमारा, वो होता है लिमिट del t टेंस टू 0 del s ओवर del t विच इज इक्वल टू ds ओवर dt। ये चीज़ आपको जो है इसमें याद करनी है, ds ओवर dt। अब हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं? अब हम इसको ऐसा इसलिए लिखते हैं, ये वाली जो वैल्यू लेते हैं हम, ये वाली जो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि कोई ऐसे दो पॉइंट जिनके बीच की दूरी ना के बराबर हो,
या फिर जीरो हो, जीरो के बराबर हो, जीरो ना हो, जीरो के अप्रॉक्स हो, जीरो के अप्रॉक्स बराबर हो, इनको बोलते हैं हम इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज। कोई एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, कोई एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, बिल्कुल जो है कम से कम डिस्टेंस, और इनके बीच का जो छोटा सा स्लोप होगा, ये क्या होगा, डेल एस और डेल टी। अब ये वाला डेल टी है, जो ये वाला डेल टी अप्रॉक्स किसके बराबर होगा, जीरो के, और ये वाली जो वैल्यू लेंगे हम वो बराबर होगी टी एस ओवर डी टी। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या फिर लिमिट्स पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। इस तरह से ही हम क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से दिखाएं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डायरेक्शन के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डी बोल देते हैं लोग, चेंज इन डी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकल कर आएगा इस तरह से। या फिर अगर हम लिखें इसको इस तरह से, सो लेट्स से इट इज डेल एक्स ओवर डेल टी, तो चेंज इन डी एक्स ओवर डी टी। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से होता है हमारे पास अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये हमारी एवरेज स्पीड और ये हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो ये थी हमारे पास मोशन क्या होता है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक चीज़ और लेते हैं हम, हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब सबको पता है, dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। उसी तरह से हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या निकलेगा हमारा, dv ओवर dt, लिमिटिंग वैल्यू लेने के बाद किसी एक पॉइंट पर जो हमको एक्सेलरेशन निकालना है वो क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम दिखाते हैं आपको इनका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है। तो ये हमारे पास जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक जगह पर जो है रुका हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट किसमें है, रुकी हुई अवस्था में है। ये वाला है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी, और जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जब ओरिजिन से चला था तो इसके पास अपनी कुछ जो है इनिशियल वेलोसिटी थी। जब इनिशियल वेलोसिटी होती है तो हम उसको ओरिजिन से थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से चलने के बाद देखिए ये वाला जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मतलब कि इसका जो स्लोप है, ठीक है, वो एक जैसा है। अब अगर स्लोप एक जैसा है, अगर हम किसी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में लें और इसका स्लोप निकालें, तो मतलब कि ये वाला एंगल जो कि बराबर होगा, अगर हम एंगल को यूज करके tan थीटा निकालें तो tan थीटा बराबर होगा हमारा, तो ये वाला जो tan थीटा होगा वो tan थीटा बराबर होगा ds/dt, ठीक है, चेंज इन दिस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जो कि हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब ये वाला जो वेलोसिटी है, देखो ये वेलोसिटी थीटा जो है चेंज नहीं हो रहा, थीटा अगर चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि जीरो एक्सीलरेशन के बराबर होगा। तो साथ ही इससे हमको एक चीज़ और पता चलती है, क्या कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट टाइम हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास ये वाला, इसमें देखिए हमारे पास जो ग्राफ है वो जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला टाइम। अगर हम किसी दो पॉइंट के, दो स्मॉल पॉइंट लें, ठीक है, मतलब कि स्मॉल का मतलब है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो, यहाँ पे ले तो यहाँ पे तो दोनों के बीच का जो स्लोप है कितना है, 0। उसके बाद ये वाला और ये वाला ले, ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्लोप कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ tan थीटा निकल कर आएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे ले तो एंगल क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कि स्लोप जो है इंक्रीज होता जा रहा है। अब स्लोप किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा होगा। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ हमको क्या बताता है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। उसी तरह से ये वाला ग्राफ हमको क्या बताएगा, डिक्रीजिंग या फिर रिटार्डेशन। जैसे एक्सीलरेशन बोलते हैं उसी तरह से हम बोलते हैं रिटार्डेशन, जब एक्सीलरेशन कम होता है, या फिर डिक्रीजिंग व्हेन एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। इसी तरह से अब हम लेते हैं ये वाले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मैं इस पे जो है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाता हूँ और आपको जो है समझाता हूँ। तो ये वाले हमारे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट जब हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी ना तो घट रही है और ना ही वेलोसिटी क्या हो रही है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है और ना ही वेलोसिटी घट रही है, टाइम जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन का जो है ग्राफ है। इस वाले ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए पहले 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर चलता था, उसके बाद वो 10 मिनट में 5 के बाद सीधा वो 15 पे आ जाएगा, यानी कि जो है गैप बढ़ता 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 जाएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होती तो वो पहले जो इंटरवल होता है उनके बीच में वो इंटरवल कांस्टेंट होता, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला इंटरवल कांस्टेंट होता। अब वो डिस्प्लेसमेंट वाला जो इंटरवल है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है तो इसमें जो है एक्सीलरेशन आएगा। अब ये वाला जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन जो है होगा।
अब इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास अपनी उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो अपनी जीरो इनिशियल वेलोसिटी से जो है उसने चलना स्टार्ट किया था। अब इस वाले ग्राफ में देखिए हमारे पास इसमें वो जो है जीरो इनिशियल वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, उसके पास अपनी कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले थी, उसके बाद उसने जो है चलना स्टार्ट किया। अब ये वाला जो है, ये वाला भी ग्राफ बिल्कुल इसी की तरह ही है, लेकिन इसमें बस अपने पास कुछ जो है इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसके ये तो जीरो इनिशियल थी, स्टार्टिंग जीरो, इसमें अब इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन जीरो नहीं होगी। अब ये वाला ग्राफ जो है हमको क्या बता रहा है, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम इनका जब हम क्या लेंगे tan थीटा यानी कि स्लोप लेंगे जब हम, तो स्लोप हमको क्या बताएगा, tan थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv ओवर dt। अब dv ओवर dt क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन। अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो इसका स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिया था, तो उसमें वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जो है एक्सेलरेशन तो होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती और ना ही डिक्रीज होती तो हम बोलते उसको कांस्टेंट, लेकिन इस पिछले वाले कंडीशन में क्या था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। अगर इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज होने का मतलब है उसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, इसलिए उसमें हमने डायरेक्ट एक्सेलरेशन बता दिया था, और इसमें इसको देखते हुए हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन बता दिया। लेकिन वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जो स्लोप है वो हमको डायरेक्ट एक्सेलरेशन देता है, उसमें हमको जो है वेलोसिटी दे रहा था, किसमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में। तो ये हमारे पास जो है कुछ ग्राफ्स थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हम लेते हैं, हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस at। प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप डीपी की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा नहीं, आपके पास सीधा 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको जो है सही वाला जो है आंसर ले लेना है। आपसे प्रूफ तो वो पेन पेपर पे मांगेगा नहीं। इसी तरह से डिस्टेंस होता है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब एक इक्वेशन और होती है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, किसी टाइम nth पर अगर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये वाला जो है किसी nth टाइम पर कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमारे पास जो है उसका सीधा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर प्रॉब्लम देता है तो डिस्टेंस निकालना है कि भाई इस टाइम, किसी भी टाइम पर कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तो हम जो है इस फॉर्मूले को जो है डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। अगर हमसे वो बोलने लगे कि भाई ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल है, उस पर बस किसका फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का जो है फोर्स लगेगा बस। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़े, ठीक है, जैसे ये वाला मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ड्यू टू क्या होगा, ग्रेविटी होगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इसको हम बोलेंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको एक ही जगह जी का यूज़ कर लेना है, जी का यूज़ कर लेना है। और जी सबको पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सीलरेशन की तरह ही जो है इसकी यूनिट होती है, क्या हो गया,
ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड देख लेना जो भी इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी फ्री फॉल के लिए, और जो ये सिंपल वाली बताई थी ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में थी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम, हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है हम पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सरकमफ्रेंस के अराउंड, ठीक है, इसके जो ये परिधि, इसको हिंदी में बोलते हैं, सरकमफ्रेंस के अराउंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, मान लो 5 सेकंड में एक बार चक्कर लगाता है, फिर 10 सेकंड में दूसरा चक्कर, 15 सेकंड में तीसरा चक्कर। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है वो। ठीक है, अब अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इस पे जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, इसकी स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी, ये चीज हमको पता है। स्पीड का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा था, फिर 10 सेकंड में दूसरा, फिर ऐसे करते करते चला जाएगा, तो इसकी जो है स्पीड तो चेंज होगी नहीं। अब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ये हर बार उतना ही जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में देखें तो हर बार 0 हो जाता है, आगे इस पॉइंट से चलेगा और फिर इसी पॉइंट पर आ जाएगा, फिर इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो क्या इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। ध्यान करिए, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी होती है। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर। अब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या होगा, जो है वेलोसिटी जो है चेंज होगी। अब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसमें एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, इसीलिए हम बोलेंगे इसमें जो है एक्सेलरेशन भी होगा। तो यही चीज़ मुझे आपको इसमें बतानी थी। ठीक है, यही जो थोड़ा इसमें कंसेप्ट है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम ये वाला एंगल लें थीटा, ठीक है, और ये वाला आर्क लें एस, और ये वाला रेडियस आर, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये हमारा एंगल होता है इन टर्म्स ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। अगर हम चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम थीटा को, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो वो क्या होगा हमारे पास, ओमेगा, विच इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। अगर चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले तो वो होगा एल्फा, जो कि होगा बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन।
ये चीज़ आपको दिख रही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। एक चीज़ और आती है इसमें हमारे पास, क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम डिनोट करते हैं, न्यू बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमेशा होती है 1/T। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके नहीं बताऊंगा। मेरा एक और चैनल है, तो उसमें मैं बच्चों को वो अलग से बताऊंगा, तो आप उस पर जाकर जो है देख सकते हैं। अभी उसमें भी मैंने आपको उसमें चैनल पे करके दिखाया नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, इनवर्स होती है 1/टाइम के, ठीक है। ये आपको प्रूव करके नहीं दिखानी है, इसलिए मैं आपको प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधा जो है याद कर लेना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। अब देखो इसका रिलेशन बताते हैं हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 2π, ठीक है, और 2π n, ये भी 2π ले लेते हैं। मैक्सिमम थीटा कितना होगा? 2π। मैक्सिमम में चेंज कितना हो सकता है? 2π। तो थीटा ओवर टी, ये थीटा ओवर टी किसके बराबर है हमारा? ओमेगा इज इक्वल टू 2π। नाउ 1/T इज इक्वल टू न्यू। सो ये हो गया। ये रिलेशन किसमें निकल गया? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड, ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन, और ये वाला फ्रीक्वेंसी और टाइम के लिए, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है हमारे पास, जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और तो नहीं रहता नहीं इसमें कुछ, ठीक है। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, v इज इक्वल टू आर ओमेगा की टर्म्स में। ये वाला v क्या है हमारे पास? ये वाला v है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी है। ये फॉर्मूले आपको एज इट इज जो है याद कर देने हैं। ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये वाला जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जब हम डेरिवेटिव करते हैं किसका? इसका, इसकी, ये वाला जो चीज़ है ना, ये कहाँ गया? थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, इसका डी थीटा ओवर डी टी, इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तब हमारे पास ये चीज़ निकल कर आती है। जैसे कि इसका मैं लूँ डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/r। नाउ चेंजिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा ओवर डी टी क्या होगी? ओमेगा 1/r। नाउ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज v, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसीलिए हम जो है इसको लिखते हैं। ये वैसे प्रूव नहीं करके दिखाना था, लेकिन मैंने आपको जो है प्रूव करके दिखा दिया। इसी तरह से एक चीज और होती है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वाला तो कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन था, कहाँ गया? मिटा दिया यहाँ से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक उसी तरह से हमारे पास, ये वाला एंगुलर एक्सेलरेशन था जो मैंने आपको बताया था, एल्फा करके जो मैंने आपको बताया था। उसी तरह से एक होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा जो है सेंटर टूवर्ड्स, सेंटर लगता है सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा जो है सेंटर की तरफ लगता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। मेन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर में मेन कंसेप्ट था वो वही था कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो उस पर फोर्स भी लग रहा है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बांधकर इस तरह से घुमाता हूँ, ठीक है, तो उसको घुमाने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा है, जो कि मेरा मस्कुलर फोर्स, हाथ का फोर्स लग रहा है, ठीक है। उस फोर्स को मैं किस टर्म में बताऊंगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है और
फोर्स और एक्सीलरेशन का रिलेशन निकाल कर, एक्सीलरेशन हो रहा था सीधी सी बात है उसमें फोर्स लग रहा है, तो उस एक्सीलरेशन को यूज़ करके मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। अगर हम बोले कि भाई वो स्पीड चेंज हो ही नहीं रही तो उस पर फोर्स भी नहीं लगेगा, एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा, तो मेरा हाथ वाला फोर्स कहाँ पे जा रहा है, कहीं भी नहीं, वो तो फिर जीरो हो गया। इसलिए जो उसमें जो है वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये हमारे पास इसके जो है फॉर्मूले थे मोशन के लिए, ठीक है। और मोशन में अभी हमारे पास जो है इसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन और है, प्रोजेक्टाइल मोशन और रहता है, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपके लिए। आपको आईआईटी के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करनी है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको उठानी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंसेप्ट या फिर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है वो तो आप सीधा याद भी कर सकते हो सकता है आपको वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछ ले। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको ये ग्राफ बताए थे कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाने वाली बात है। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप जो है उसको आसानी से कर दोगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।